नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात टूल किट, कांग्रेस के तथाकथित टूल किट पर जो बीजेपी के आरोप लगे हैं उस पर हो रही सियासी बयानबाजी की। अब इसमें सियासी तलखी जो है वो बढ़ने लगी है। टूल किट के मामले में बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी पर टूल किट मामले में झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। इस मामले में कल दिल्ली पुलिस की एक टीम ट्विटर इंडिया के दफ्तर पहुंची और वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की गई। ये पूछताछ टूलकिट से जुड़ी हुई मैनिपुलेटेड मीडिया टैग लगाने के मामले में की गई। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया से पूछा कि आखिर किस आधार पर उसने टूलकिट वाले ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया, उनके पास इससे जुड़े क्या सबूत हैं, और इस मामले में ट्विटर का पक्ष अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन इस बीच कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप की जो एक और फ्रेश कड़ी है वो शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने टूलकिट मामले में कांग्रेस के साथ ट्विटर इंडिया पर भी निशाना साधा और सवाल किया कि ट्विटर इंडिया दिल्ली पुलिस की जांच से क्यों बच रही है। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि सत्य डरता नहीं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने एक टूलकिट को कांग्रेस का टूलकिट बताते हुए उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। अब टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की एक टीम ट्विटर इंडिया के दफ्तरों में पहुंची और जांच और पूछताछ के लिए वहां पहुंची। सूत्रों के मुताबिक टूलकिट मामले में ट्विटर इंडिया के सीईओ से भी पूछताछ की गई। अब इस मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस के साथ ट्विटर इंडिया पर भी निशाना साधा है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस की आज भी सरकार है, वहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अगर आप इस बात से आश्वस्त हैं कि यह आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रहे हैं? और इन्वेस्टिगेशन जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक एजेंसीज का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक विरोधियों पर केस दर्ज करवाने का क्या मतलब है? दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के सीईओ से पूछा कि ट्विटर के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके आधार पर उन्होंने कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को, जिन्होंने कांग्रेस के टूलकिट को पोस्ट किया था, उन्हें मैनिपुलेटेड मीडिया टैग किया है। स्वाभाविक सी बात है कि ट्विटर के पास जो जानकारी है उन्हें उसे एजेंसी को देना चाहिए। और ट्विटर इंडिया के सीईओ ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स के लिए जिम्मेदार हैं और कंटेंट के लिए नहीं। वहीं टूलकिट मामले में कांग्रेस पार्टी भी लगातार हमलावर मूड में है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हैशटैग टूलकिट के साथ एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सत्य डरता नहीं है, ट्रूथ रिमेन्स अनअफ्रेड, हैशटैग टूलकिट उन्होंने ये ट्वीट किया। अब इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर सोशल मीडिया कंपनियों को डराने के लिए उनके दफ्तर पर छापे मरवाने का आरोप लगाया। टूलकिट आया क्यों? वो इसलिए कि देश में कोरोना से लोगों को ध्यान बटाने के लिए ये टूलकिट इजाद किया गया। टूलकिट के मामले में स्पष्ट हो गया है, ट्विटर ने कहा, जो उनके तरफ से जो बातें सामने आई है उसे धमकाने के लिए केंद्र सरकार ने उसके कार्यालय भेज दिया है। इसी से स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार बैठे हुए लोग किस स्तर पे जा रहे हैं। वहीं टूलकिट मामले में शिवसेना ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर सोशल मीडिया का अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। टूलकिट का जो मामला है उस बारे में आप पूरे देश में एक डिबेट चल रहा है, समझ लो पूरे विश्व में डिबेट चल रहा है। लेकिन ये सभी ट्विटर हो या सोशल मीडिया हो या टूलकिट हो, सभी का इस्तेमाल
बीजेपी ने अपने विरोधियों के खिलाफ भी पहले किया है। जब मामला उनके ऊपर उलट गया तो ये सब शुरू हो गया है, यहाँ रेड मारो, यहाँ पकड़ो, उनको दबाओ, उनको दबो। ये तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर डिबेट चल रहा है और हम भी मजा देख रहे हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ सिन्हा और यतेंद्र शर्मा भी जुड़ेंगे। दिल्ली पुलिस की जो तफ्तीश है और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है। लेकिन अमिताभ, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि ट्विटर तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, जहां पर लोग अपनी बात रखते हैं। ट्विटर ने किस बेसिस पे ये फैसला कर लिया कि क्या मैनिपुलेटेड है और क्या नहीं? आनंद, यही तो सरकार के लिए चिंता की बात है कि अगर वो बार बार नोटिस भेज रही है ट्विटर को, सरकार आईटी मंत्रालय ट्विटर को नोटिस भेज रहा है कि आप ये बताएं कि टूल किट को किस तरह से आपने टूल किट को मैनिपुलेटेड टैग दिया है। ट्विटर जवाब देने को तैयार नहीं है। संपर्क किससे करें, आईटी मंत्रालय को ये भी चिंता है, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि अमेरिका के जो उनका मुख्यालय है वहाँ से निर्देश आएंगे तभी ट्विटर कोई जवाब दे पाएगा। भारत में उनका कोई अता पता नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो भारत सरकार को ये चिंता में डाल रही थी कि इनका जवाब नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, कल जो रेड हुई है, सरकारी सूत्र तो ये भी बता रहे हैं आनंद कि ये तीसरी बार दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा और पूछताछ करने की कोशिश की है ट्विटर इंडिया से। और सबसे अहम बात है कि इस बार भी ट्विटर इंडिया ने एक बार फिर विक्टिम कार्ड प्ले करने का इस बार फिर दिखाया है कि कैसे वो विक्टिम हो रहे हैं इस मामले में, ये दिखाने की कोशिश की है। ये भी उनको लगता है कि ये भी उनकी ट्विटर की जो मिशीवियस जिसको कहते हैं वो एक साजिश हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है आनंद, वो ये है कि आज 25 मई है और 25 मई को आज से ठीक 3 महीने पहले 25 फरवरी को आईटी एक्ट को गजट के तहत अधिसूचना जारी की गई थी और पूरी कवायद थोड़ी देर में बात करेंगे अमिताभ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, ट्विटर पर आप भी हैं, ट्विटर पर मैं भी हूं, ट्विटर पर अमूल भी है। जब अमूल ने होर्डिंग लगाया और एड पोस्ट किया अमूल के सीईओ ने चीन के खिलाफ, तो उसको हटा दिया गया और अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। पर एक ग्रेटा थुनबर्ग भारत के खिलाफ एक टूल किट लगाती हैं, तो लेकिन उनके अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया जाता है। भारत में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, उसे मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं कहा जाता। किसान विरोधी जिसको बिल कहा जा रहा है, उन बिल्स के बारे में तथ्य की बताया कि अगर ट्विटर को करना चाहिए तो जिसको काला कानून कहकर जिस पर पूरी तरह से मिथ्या फैलाई जा रही थी, खालिस्तानी एजेंडा चलाया जा रहा था भारत के खिलाफ। भारत में दो सांप्रदायिक दो समुदायों को भिड़ाने की कोशिश हो रही थी, हिंदुओं को और सिखों को। तब ट्विटर ने कुछ भी मैनिपुलेटेड नहीं किया, तब ट्विटर ने कुछ भी सस्पेंड नहीं किया, तब ट्विटर तो अपने आप स्वतः नहीं जागा। तो यहां पर क्यों जाग गया? क्योंकि यहाँ पर खुद भी विक्टिम कार्ड खेलना था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसे रोकें तो कैसे रोकें। क्योंकि एक जो बायस होता है जिस एक विचारधारा को लेकर, सरकार को भी यही लगता है और जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी को भी ये लगता है कि विचारधारा को लेकर जो बायस है वो बायस ट्विटर इंडिया के तमाम कार्यकलाप में झलकता है और ये उनकी न्यूट्रलिटी को संदेह के घेरे में डालता है। जो ट्विटर बार बार कहता है कि वो इंटरमीडिएट की भूमिका में है, वो मध्यस्थ की भूमिका में है। अगर आप मध्यस्थ हो तो आप दोनों तरफ का बैलेंस व्यू दो, केवल एक तरफ का व्यू आप रोक नहीं सकते और दूसरी तरफ का व्यू आप बढ़ा नहीं सकते। और इसी मध्यस्थ की भूमिका में, इंटरमीडिएरी की भूमिका में आनंद, उन्हें भारतीय नियमों और कानूनों और भारतीय संविधान में वो प्रोटेक्शन मिला हुआ था क्योंकि ये मध्यस्थ थे, इंटरमीडिएरी। तो जब कन्वीनियंट है तब वो इंटरमीडिएरी है, प्लेटफॉर्म है अमिताभ, बिल्कुल। और जब कन्वीनियंट है तो वो पुलिस हो गई और वो सोशल मीडिया पे पुलिस हो गई। जब कन्वीनियंट है तो जैक डॉर्सी ट्रंप के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है और राष्ट्रपति ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है। और जब जरूरत हो गई तब बीजेपी के एक आरोप को मैनिपुलेटेड मीडिया कह दिया जा सकता है। और फिर जब जरूरत हुई तब कहा जा सकता है अरे भाई हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है, हम क्या करेंगे, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जब जरूरत हुई तब 6 जून 2019 की मैं आपको बात बताऊं, ट्विटर ने खालिस्तानी हैंडल्स को प्रमोट किया है, सिख फॉर जस्टिस के हैंडल्स को प्रमोट किया है, स्पॉन्सरशिप लेकर प्रमोट किया है और 15 जून 2019 को उन्हीं अकाउंट्स को सस्पेंड कर यह कहा कि हमने एक्शन लिया है। तो इस तरह का खेल अगर कोई प्लेटफॉर्म कर रहा है और वो भी किसके बल पर, भारत में उसके 600 मिलियन यूजर्स हैं उसके बल पर,
भारत के यूजर्स के बल पर वो अपनी वैल्यूएशन बना रहा है, अपना वर्चस्व दिखा रहा है दुनिया को और एक प्लेटफॉर्म के तहत अपने आप को कह रहा है और भारत के खिलाफ ही ये साजिश चल रही है, एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है। ये कहां तक ठीक है? अब इस बीच एक खबर आ रही है और यतेंद्र के पास जाएंगे डिटेल्स के लिए। टूलकिट मामले में आरएसएस ने भी इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा है। आरएसएस नेता सुनील अंबेकर ने न्यूज 18 से बातचीत में इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि टूलकिट देश में अच्छी चीजों के बदनाम करने के लिए बनाई गई हैं। ऐसे वक्त में लोगों को एकजुट होकर देश के लिए काम करना चाहिए। कुछ रोज पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर टूलकिट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। आरोप तो ये लग रहा है वो टूल किट भी इसमें आ रही है कि कुंभ एक बड़ा कारण है। नहीं, टूल किट तो दूसरे उद्देश्य से बनाई गई ना कि जो भी देश में अच्छी चीज़ है उसको कैसे बदनाम करना, देश को कैसे बदनाम करना। अब ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि देश में जहाँ सबको इस समय मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है और शासन प्रशासन जो भी इसमें काम कर रहे हैं उन सबके साथ सहयोग से एक ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा सबको कि 365 दिन राजनीति कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे दिन है कि जिस समय मुझे लगता है कि सबको एकजुट होकर एक साजिश है पूरी कुंभ को बदनाम करने की टूलकिट के माध्यम। मैं कहूँगा कि एकजुट होकर सबको काम करने की ज़रूरत है। अभी इन सब विषयों पर चर्चा मुझे लगता महत्वपूर्ण नहीं है। अभी चर्चा महत्वपूर्ण है कि हम लोग अपने कोरोना से लोगों को कैसे मुक्ति दे सकें, इसी पर हम कॉन्सेंट्रेट करें। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, दिल्ली पुलिस के अधीन है ये इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली पुलिस ने अभी तक तय नहीं किया कि वो टूलकिट फर्जी है या उसमें तथ्य है, वो मैनिपुलेटेड है कि नहीं, लेकिन ट्विटर ने डिसाइड कर दिया कि भाई ये मैनिपुलेटेड है। कैसे? देखिए, बिल्कुल यही जांच का विषय है कि मैनिपुलेटेड किस आधार पर कहा। दिल्ली पुलिस 2 बार उनके कार्यालय गई लेकिन वहां पर कोई मिला नहीं। उनके अधिकारी जो मेल किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो उनका जो अधिकारी था ट्विटर की तरफ से, उसने कहा कि वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन जांच में कोई भी किसी भी तरह का सहयोग दिल्ली पुलिस को नहीं मिल पा रहा है। तो हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार जाँच की बात कर रही है, आगे भी इस दायरे को और बढ़ाएगी, फिर नोटिस भेजेगी और हो सकता है इस मामले में कड़ी पूछताछ भी की जाए। लेकिन अभी बड़ा सवाल यही है कि जब दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है और इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, तो एकदम ट्विटर ने किस आधार पर मैनिपुलेटेड उस ट्वीट को बोल दिया। तो दिल्ली पुलिस अब आगे कदम बढ़ाएगी, आगे और भी सख्त एक्शन ले सकती है। इस तरह के निर्देश, इस तरह के संकेत दिल्ली पुलिस की तरफ से मिल रहे हैं। जी, सबसे बड़ी बात, खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम ट्विटर ने किया है, देश विरोधी काम है। भारत क्यों बर्दाश्त कर रहा है? भारत में सोशल अनरेस्ट फैलाने का काम अगर ट्विटर एक्टिवली कर रहा है तो फिर उसको क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं हम? और एक तरफ से कोई कुछ भी कहे उसको एम्पलीफाई किया जाएगा और दूसरी तरफ से कोई कुछ कर दिया जाए तो फिर उसको पूरी तरह से उसको कट कर दिया जाएगा और उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा अकाउंट को और उसको मैनिपुलेटेड कह दिया जाएगा। तो फिर आप न्यूट्रल कैसे हुए एज अ प्लेटफॉर्म? और आप प्लेटफॉर्म नहीं, आप तो पुलिसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और एक नैरेटिव सेट, एक एजेंडा के तहत आप भी काम कर रहे हैं। तो आप न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है नहीं और इसके तथ्य सामने हैं, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? वहीं एक और डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी बात है ये कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तालेबंदी की तलवार लटक रही है। न्यूज 18 में अमिताभ सिन्हा हमारे साथ लाइव हैं, ये इसी की बात कर रहे थे। उनकी रिपोर्ट है कि इसी साल 25 फरवरी को केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत कई सारी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए थे, जिनके तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महीने के अंदर भारत में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी जो यहां रहकर यहां के कंटेंट की निगरानी और यहां पर शिकायतों के निपटारे का काम करें और 15 दिनों के अंदर किसी शिकायत पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी दे सकें। सरकार का नियम मानने के लिए सभी सोशल मीडिया कंपनियों के पास केवल आज का वक्त बचा है। अगर आज भी इन कंपनियों ने सरकार के नियम को नहीं माना तो उन पर आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बताया गया है कि अब तक केवल भारतीय कंपनी कू ही सभी नियमों का पालन कर पाई है। तो क्या बंद कर दें सबको? जब तक इनको बंद नहीं किया जाएगा अमिताभ ये लाइन पे नहीं आने वाले, क्योंकि इनको कहा गया आप अपने आप को रेगुलेट करने वाली एक रेगुलेटरी बॉडी बनाइए, भारत में एक अथॉरिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव बनाइए जो कि हमारे कंप्लेंट्स का संशोधन कर सके और 15 दिन में जवाब दे सके। कौन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कौन किसकी जिम्मेदारी है, कौन है अथॉरिटी, इसकी बात 25 फरवरी को की गई थी
और आज हम 24 मई पे बैठे हैं, कुछ हुआ नहीं है। आनंद, यही सरकारी सूत्र तो यही बता रहे हैं आनंद, में सबसे बड़ी 25 मई पे 25 मई तक, अगर आज 25 मई की डेडलाइन पूरी हो रही है और अभी तक कू के अलावा किसी भी कंपनी ने कंप्लायंस का अपना निर्देश का पालन नहीं किया है। और जो ये विदेश की बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां हैं, कई कंपनियों ने हालांकि 6 महीने की और मोहलत मांगी है, लेकिन ये जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके हेडक्वार्टर्स मुख्यालय अमेरिका में है, इन्होंने सरकार के सवाल का जवाब देना कि वो इन नियमों का पालन करेंगे कि नहीं, अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे कि नहीं, करेंगे कि या नहीं, इसके बारे में अब तक जवाब देना भी वो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा है। हालांकि वो सहयोग सरकार का बिल्कुल नहीं कर रही हैं और बार बार यही दोहरा रही हैं कि वो अमेरिका स्थित मुख्यालय से निर्देश आएगा तो वो सरकार को जवाब देंगी। और यही चिंता है सरकार की, अगर वो भारत में है, भारत में व्यापार कर रही हैं, करोड़ों भारतीय इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, गांव देहात तक अगर व्हाट्सएप और ट्विटर जा चुका है तो कितना बड़ा मार्केट है और कितना बड़ा व्यापार कर रही हैं ये कंपनियां, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अगर आप भारत में सरकार की ने का यही कहना, अगर भारत में रह रहे हो, भारत में व्यापार कर रहे हो, तो भारत के संविधान और भारत के कानूनों के हिसाब से आपको थोड़ा तो मानना पड़ेगा। आप मध्यस्थ और इंटरमीडिएरी कह के खुद को तमाम जिम्मेवारी से बरी नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई कंपनी अगर आज तक ये सारी बातें नहीं मानती है, जो एथिक्स रूल कोड जो जारी हुए थे, तो कल से आपराधिक यानी क्रिमिनल लॉ के हिसाब से उनके खिलाफ अगर शिकायत होगी तो कार्रवाई करनी शुरू कर देगी। क्रिमिनल लॉ नहीं, इनको 3 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। भारत में बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, सब लोग ऊपर संपर्क करेंगे, सब चिंगारी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लाइन पे नहीं आ सकते तो हमको आपकी जरूरत नहीं। जैसे ही आपने इनको बंद कर दिया 3 महीने के लिए, इन पर ताला मार दिया, ये सब लाइन पे आ जाएंगे यतेंद्र, क्योंकि इनको भारत का यूजर बेस चाहिए। इनकी वैल्यूएशन भारत के यूजर बेस पे ही टिकी है। भारत के 50-60 करोड़ जो यूजर्स हैं, जिसका ये हवाला देकर वैल्यूएशन लेते हैं, स्पॉन्सरशिप खींचते हैं, ये फिर लाइन पे आ जाएंगे। हमारे देश के लोगों का, हमारे देश के यूजर्स का बेस लेकर आप अपनी तिजोरियां चमका रहे हैं, भर रहे हैं, और फिर हम ही को धमकी दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पूरा ट्विटर का मामला जिस तरह से छा रहा है, बार बार नोटिस देने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। यानी कि जो गजट पारित किया, जो सरकार नियम लेकर आई, उन नियमों पर भी अभी तक किसी भी तरह का रिएक्शन या रेस्पॉन्स इन कंपनियों के द्वारा नहीं दिया जा रहा। तो ये समझा जा सकता है कि नियमों को कितने हल्के तौर पर ये कंपनियां ले रही हैं। हालांकि सरकार बार बार इन पर प्रेशर बना रही है, इन पर दबाव बना रही है कि जो भारत के नियम हैं वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि आज जो आप भी जिस बात को कह रहे हो कि जिनका वैल्यूएशन है, जो इनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, वो इनके जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वो उसमें बड़ा आंकड़ा भारत की तरफ से है। तो ऐसे में भारत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यही सरकार का प्रेशर है कि अगर सरकार कोई कड़ा एक्शन लेती है, जिसका प्रेशर उन पर लगातार बनता जा रहा है, क्योंकि कोई भी कंपनी, खासकर ट्विटर जैसी कंपनी, कोई भी रेस्पॉन्स भारत सरकार को नहीं दे रही है, तो सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है। हालांकि अपोजिशन का भी एक प्रेशर है कि जिस तरह से वो ट्विटर का साथ ले रहा, अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो अपोजिशन की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि सरकार सोशल मीडिया को भी दबाना चाहती है, जो लोकतांत्रिक भावना है उनको भी दबाना चाहती है। तो ऐसे में सरकार हर पहलू पर विचार कर रही है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी मैसेज ट्विटर को देना चाहती है कि ये भाषण देने वाले कौन होते हैं यतेंद्र? अमिताभ, ये कांग्रेस पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री बताएंगे कि कैसे जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सिस्टम्स का पालन करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने बहुत लंबी ढील दी हुई है, बहुत लंबी छूट दी हुई है कि आपने 26 जनवरी को जिस तरह से यहां पर देश में दंगे हुए, जो उसको आपने कंट्रोल नहीं किया। उस पर कितनी सारी फेक वीडियोस चल रही थी, आपने नहीं उसको कंट्रोल किया। भारत में पाकिस्तानी हैंडल्स जो हैं, भारत को गाली देते हुए इजरायली हैंडल्स बनकर काम कर रहे हैं, और हमारी सरकार कर रही है, लेकिन ट्विटर ने इन अकाउंट्स को रोककर इनको सस्पेंड नहीं किया, जबकि वो उसको आराम से ट्रैक कर सकती है। तो इस तरह की मिथ्या जो है, इस तरह का एक एजेंडा जो है, इसको चलाने का काम कौन कर रहा है, साफ दिख नहीं रहा। एक चैनल के एडिटर इन चीफ को दौड़ा कर उसको फिर हवालात में बंद कर उसके साथ क्या किया जाता है महाराष्ट्र में, सबको दिख रहा है। और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करेंगे। ये लोग अपनी जगह किस तरह से मीडिया, किस तरह से जन समुदाय के साथ व्यवहार करते हैं, ये आज बताएंगे कि लोकतांत्रिक तरीका क्या होता है।
भारत सरकार अपने भारत के नागरिकों के हित पे अगर कोई बात करती है कि आपको, और क्या कहा है, सिर्फ कि एक व्यक्ति की नियुक्ति कीजिए जो यहां पर 15 दिन में हमें जवाब देगा। यह क्या मांगना गलत है? आपको हमारे 60, 70, 80 करोड़ यूजर बेस की जरूरत है, लेकिन आप एक व्यक्ति यहां नियुक्त नहीं कर सकते जो कोई यहां पर फैसला लेगा। तो फिर यह मैनिपुलेटेड मीडिया का फैसला लेने वाले कौन थे? अगर भारत के बाहर बैठकर यहां डिसाइड कर रहे हैं तो फिर ये इसकी जरूरत हमें क्यों है अमिताभ? बिल्कुल, इस बारे में जब सरकार ने पूछताछ की और जो ट्विटर इंडिया, जो जिसको कहते हैं ट्विटर इंटरनेशनल, जो भी है, उनके चेयरमैन को अगर संपर्क किया गया तो आईटी मंत्रालय के सूत्र यही बता रहे हैं उनका यही कहना था कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, उनकी कंपनी बदल गई है, वो ट्विटर फलां में चले गए हैं। तो ये तमाम इस तरह के जवाब आ रहे थे। और भारत में किस जगह संपर्क करें ये ना सरकार को पता था, ना आईटी मंत्रालय को पता था कि ट्विटर इंडिया या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भारत में संपर्क करने के लिए कौन सा नोडल ऑफिसर है जिसकी नियुक्ति की मांग इस गजट के माध्यम से जो कानून नया बना है उसमें की गई है। तो जाहिर तौर पर जब अगर छोटी छोटी शिकायतों के लिए जिसका निपटारा 15 दिन में करने की बात कर रही है सरकार, उसको अमेरिका भेजने में और अमेरिका से जवाब आने में महीनों लग जाएंगे, तो यहाँ से कहा ग्रीवांस रिड्रेसल यानी शिकायतें दूर कैसे होंगी अगर भारत में जो छोटी छोटी शिकायतें हैं वो भी 50-60 करोड़ जनता की। तो ये छोटी शिकायतें नहीं है। अगर चीन में तो ट्विटर है ही नहीं, चीन ने तो उसको अलाउ भी नहीं किया है। अब यही अगर यूरोप में ये हिमाकत करेगा ट्विटर या फेसबुक, यही करेगा, क्योंकि वहां के रूल्स बुरी तरह से सख्ती से वहां पर इंप्लीमेंटेड हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी डराने की धमकाने की कोशिश की थी फेसबुक ने, जब उन्होंने कहा था कि देखिए ऑनलाइन मीडिया, ऑफलाइन मीडिया के कंटेंट को आप चलाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप इनके कंटेंट को अपने आप खुलेआम नहीं यूज कर सकते। और इसके लिए 3 दिन तक फेसबुक ने ब्लॉक करने की कोशिश की अपने आप को, लेकिन लाइन पे आ गए ना। उसके बाद हमारे देश की सरकार को हमारे इंटरेस्ट, देश के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखने की जरूरत है। इन सारी कंपनियों को हमारी जरूरत है, हमें इनकी जरूरत नहीं है। मैं कू पे कू कर लूंगा, यानी कि मैं पोस्ट कर लूंगा और लोगों के साथ इंटरेस्ट शेयर कर लूंगा। कम से कम मेरे देश का तो है, सारे रूल तो फॉलो कर रहा है। इस तरह की एजेंडाबाजी का काम तो नहीं कर रहे कि कोई कहीं और बैठकर मेरे देश में डिसाइड करेगा कि मेरे देश में क्या मैनिपुलेटेड है और क्या नहीं। अब यहीं एक और डेवलपमेंट है। झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने इस सिलसिले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आईटी मामलों में स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। निशिकांत दुबे का आरोप है कि शशि थरूर के गलत व्यवहार की वजह से संसद और भारत सरकार दोनों की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए संविधान की 10वीं सूची के तहत उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कोरोना के मामले में भी कांग्रेस ने दुनिया भर में भारत सरकार को बदनाम करने की साजिश रची। अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, इससे पहले कि इस पर बात करें, कूच बिहार से खबर आ रही है। कूच बिहार से बीजेपी, बड़ी खबर आ रही है बंगाल के कूच बिहार से। कूच बिहार के सीतालकुची से एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है। बताया जा रहा है कि कल दोपहर से वो लापता थे। देर रात गांव के लोगों ने झाड़ियों में उनका शव देखा। बाद में घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को बरामद कर मामले की जांच शुरू की है। मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता का नाम धीरेन बर्मन बताया गया है। बीजेपी ने हत्या का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। बहुत बड़ी खबर है। पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल किलिंग्स का जो एक दौर, एक तांडव हो रहा था बंगाल की गलियों में, सीतालकुची में फिर से एक आरोप बीजेपी की तरफ से कि उनके कार्यकर्ता धीरेन्द्र बर्मन की हत्या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की है। सीतालकुची वो जगह है जहां पर चौथे चरण से पहले वहां पर बवाल हुआ था और सीआरपीएफ की फायरिंग की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। आरोप ये लगाया गया था कि बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए वहां पर मौजूद सीआईएसएफ को शूटिंग गोलियां चलानी पड़ी, लेकिन वहां पर हमेशा से तनाव रहा। आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, तो वही सीतालकुची में अब ये बहुत ही
भयानक घटना हुई है। एक व्यक्ति का शव मिला है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। धीरेन्द्र बर्मन उसका नाम है। झाड़ियों में उसकी लाश मिली है। कल से वो लापता था। बिल्कुल, शीतल कुची को नाम है आनंद, जो पिछले करीब 1.5 से 2 महीने से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। जो घटना हुई थी जब चौथे चरण के दौरान सेंट्रल फोर्सेस की गोली से 4 लोगों की मौत हुई थी, और उसी दिन एक बीजेपी कार्यकर्ता की भी हत्या हुई थी, गोली मारी गई थी। और अब आज जो ये घटना हुई है, एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है। इसके पहले भी कई बार ममता बनर्जी भी कह चुकी है कि कूच बिहार में कुछ ज्यादा ही हिंसा, हालांकि आरोप बीजेपी की ओर लगाया है, लेकिन जब से चुनाव खत्म हुए हैं तब से लगातार आरोप राज्य सरकार पर लगते रहे हैं। ये तो पोस्ट पोल वायलेंस है, इसको लेकर के। और अब ये बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप बीजेपी सीधे सीधे टीएमसी पर लगा रही है। आनंद, ममता बनर्जी की नाक के नीचे मौत का नंगा नाच वहां रच रहा है, देखा जा रहा है। यही आरोप लगा है उन पर कि वो जानबूझ के इसे नजरअंदाज कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के काडर जिस तरह का कहर बरपा रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर और खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, इसकी अनदेखी की जा रही है। ऐसा बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी चिट्ठी लिखकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और मीडिया को बार बार कहा है, ट्विटर पर भी कहा है कि जो बंगाल में घट रहा है वो अमानवीय है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं साइक्लोन यास की, जिसे अब सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म घोषित कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव होने की वजह से और एक क्षेत्र तैयार होने की वजह से अगले 24 घंटों में तूफान यास तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान निकोबार के तट से यास टकरा सकता है। तूफान के आने से पहले ही उसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। हम आपको 6 तस्वीरें अब दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर से है, जहां तेज़ हवाओं के साथ बारिश जारी है। समुंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं और तूफान की जो लहरें हैं और तूफान के आने से पहले उसका असर जो है वो साफ देखा जा सकता है। दूसरी तस्वीर जो है वो उड़ीसा के बालासोर की है, जहां हवाएं काफ़ी तेज़ हो गई हैं, जिसकी वजह से समुंदर में तेज़ लहरें उठ रही हैं और भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तीसरी तस्वीर ओडिशा के जगत सिंहपुर की है, जहां तूफान आने से पहले ही मछुआरों ने समंदर से नावों को निकाल लिया है। चौथी तस्वीर ओडिशा के भुवनेश्वर की है, जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े पैमाने पर खाने के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। पांचवी तस्वीर बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की है, जहां प्रशासन ने पहले ही तूफान के खतरे को देखते हुए निचले इलाकों को खाली कर दिया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। छठी तस्वीर बिहार के भागलपुर की है, जहां बंगाल में आने वाले तूफान का असर दिखा और मौसम पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आया। वहां तेज हवाओं के साथ अब तेज बारिश भी जारी है। और चक्रवाती तूफान यास अगले 24 घंटों में ओडिशा के तट से टकरा सकता है, जिससे निपटने के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। यास से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 109 टीमें प्रभावित राज्यों में तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 42 और ओडिशा में 44 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा लोगों से समुद्र से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। ओडिशा और बंगाल में कुछ जगहों पर बारिश भी अब शुरू हो चुकी है। और वहीं यास तूफान का सबसे ज़्यादा असर जो है पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर ज़िले में पड़ेगा, जो ओडिशा की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ पर समुद्र अभी भी उफान पर है। रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिन में बारिश तेज़ होने के आसार भी अब दिख रहे हैं। पिछले 1.5 साल में बुलबुल, उसके बाद अम्फन की मार झेल चुका बंगाल अब इंतज़ार कर रहा है यास तूफान का, जो बंगाल की खाड़ी में तेज़ी से तैयार हो रहा है। और मैं इस समय दीघा में हूँ। ये उड़ीसा पश्चिम बंगाल के ठीक सीमा पर है, जहाँ पर समुद्र अभी से उफान पर है। कल रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है और संभव है कि आज दिन में ये तेज़ बारिश में तब्दील हो जाए। पूर्व मिदनापुर ये वो ज़िला है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा पश्चिम बंगाल का। बालासोर, उड़ीसा के बालासोर के पास लैंडफॉल बताया जा रहा है तूफान का। यहाँ मतलब है कि वहाँ पर तूफान जो है वो ज़मीन से आकर टकराएगा और सबसे ज़्यादा गति हवाओं की
तब होगी। और यहाँ पूर्व मिदनापुर में भी उम्मीद की जा रही है कि जो असर है वो लगभग वैसा ही रहेगा। हवाओं की गति 145 से लेकर के 165 किलोमीटर्स के बीच रह सकती है और गशिंग स्पीड हवा की 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिंता जताई है, तैयारी हालांकि पूरी है, राज्य सरकार ने कमर कस ली है, एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह पर तैनात की गई हैं, लेकिन ये भी चिंता जताई है मुख्यमंत्री ने कि ये तूफान अम्फन के जितना ही विनाशकारी हो सकता है। आशिका सिंह दीघा से हमारे साथ जुड़ रही हैं। दीघा जो कि पूर्व मेदिनीपुर में स्थित है, लेकिन सबसे पहले जरा सत्यजीत सेनापति की ओर जाते हैं जो बालासोर से जुड़ रहे हैं। बालासोर उड़ीसा में है और बालासोर के निकट ही कहीं पर साइक्लोन यास का लैंडफॉल होगा, यानी कि वो समुद्र से तट पे आएगा और फिर अंदर उड़ीसा और बंगाल में इसके असर के दिखने की बात की गई है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म इसे घोषित किया गया है। अभी ग्राउंड सिचुएशन कैसी है, क्या वहां पर बारिश हो रही है सत्यजीत? देखिए, अभी जो हालत आया है, जो अपडेट आया है कि उड़ीसा के जो उत्तर में है धमरा और चांदवाली, इसी बीच में हो सकता है ये जो साइक्लोन ही लैंड करे। तो ऐसा होगा तो बालेश्वर बहुत करीब है और इसमें अब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हवा होगा और ये जो हवा का स्पीड है 150 से भी ज़्यादा हो सकता है। अब बताएंगे, अभी का हालत बताएंगे तो थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था कुछ देर पहले, लेकिन अभी थोड़ा बारिश रुक गया है, लेकिन हवा धीरे धीरे चल रहा है। कभी कभी बीच बीच में जोर जोर से भी हवा दे रहा है और कभी कभी हवा रुक भी रहा है, ऐसे चल रहा है। लेकिन बारिश सुबह से चल रहा था, कभी कभी बीच बीच में रुक गया था, लेकिन अभी थोड़ा कुछ देर तक बारिश रुका है, बारिश नहीं हो रहा है। लेकिन जब जहाँ सूचना मिली है कि रात से जोरदार बारिश और जो हवा है उसका भी किलोमीटर पर आवर बढ़ेगा, 50 से 60 किलोमीटर पर आवर आज हो सकता है। और जो काल है वो जो काल है, इस काल में काल और भी ये हवा बढ़ेगा, लेकिन अभी का हालात है थोड़ा सा हवा रुक गया और बारिश भी थोड़ा रुक गया है। जी, तो अभी आप कह रहे हैं कि हवा रुकी हुई है लेकिन पहले बारिश हो रही थी। लेकिन आशिका, आप दीघा में मौजूद हैं जहां अभी थोड़ी देर पहले बंगाल के कुछ मंत्री भी पहुंचे हैं, सोमेन महापात्र और अखिल गिरी, लेकिन आपके पीछे मैं देख रहा हूं जो दृश्य हैं वहां पर काफी हवा चल रही है और आसमान में काफी बादल हैं। हवा की गति लगभग तेज होती जा रही है। आनंद, तस्वीरें मैं यहाँ की दिखाऊं अगर आपको तो हालांकि अभी तो इस तरफ मौसम साफ होता नजर आ रहा है, लेकिन समुद्र जो है वो उफनता जा रहा है और बादल काले घिर कर आ रहे हैं। मैं वीडियो जर्नलिस्ट आशीष सर से कहूँगी तस्वीरें दिखाएं कैसे बादल जो है वो काले बादल घिरते हुए आ रहे हैं और दोपहर बाद से बारिश जो है वो उसके तेज़ गति में बारिश होने की संभावना है। हालांकि कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह पर तैनात की गई हैं। जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर जाकर के गाँव को खाली कराया जा रहा है। पूर्व मिदनापुर, जैसा कि आपने भी बताया, सबसे ज़्यादा जो क्षति है यहीं पर होने की उम्मीद है, आशंका है और ये बिल्कुल उड़ीसा से सटा हुआ इलाका है और जब ये तूफान आकर टकराएगा कल सुबह तो यहाँ भी लगभग 145 से लेकर 165 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जी, आशिका और सत्यजीत मेरे साथ बने रहिए। अब एक और एडवाइजरी जारी की है वेस्ट बंगाल सरकार ने और ये अपडेट अभी सीधा मेरे पास आया तो मैं आपको पढ़ रहा हूँ यहाँ पर अखाड़ा में कि साइक्लोन यास के चलते वेस्ट बंगाल सरकार ने एक स्पेशल एडवाइजरी की है कि कुछ नदियां हैं, सुवर्णरेखा, कंगसबाती, दामोदर, अजय और म्यूराकाशी, इन नदियों पर बाढ़ के लिए वार्निंग दी गई है कि इसकी आप तैयारी कीजिए कि अचानक वहाँ पर इन नदियों में अगर उफान आ गया, पानी भर गया, तो जो आसपास के जो लोग रहते हैं और फिर जो इलाके हैं उसके पास, नदी के आसपास के, वहाँ पर एहतियात बरता जाए और लोगों को उन जगहों से खाली कर दिया जाए, क्योंकि यास की वजह से जितनी बारिश होगी उसकी वजह से इन नदियों में शायद पानी ज़्यादा आ सकता है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये एक और वार्निंग एडवाइजरी जो है बंगाल सरकार की तरफ से अभी इशू की गई है। वही पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में यास तूफान को देखते हुए लोगों को अलर्ट किया गया है। पूर्व मेदिनीपुर के कई इलाकों में बारिश हो रही है।
पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में भी बारिश हो रही है, जिसके बाद लोगों को अलर्ट कर दिया गया। पूर्व मेदिनीपुर में एनडीआरएफ की 7 टीमों को तैनात किया गया है। इनमें से 2 टीमों को दीघा में तैनात किया गया है। साथ ही लोगों को अलर्ट किया गया है कि वो समंदर से दूर रहें और बारिश में घरों से ना निकलें। हमारी एनडीआरएफ की टोटल 5 टीम्स हैं यहाँ पे। उसमें से 2 टीम दीघा में स्टेशन है और हम सारे सिचुएशन जो एक साइक्लोन के दौरान बन सकते हैं उन सभी सिचुएशन को टैकल करने के लिए तैयार है। अब जैसे हैवी रेनफॉल की वजह से हो सके कहीं पे वाटर लॉगिंग हो जाए जो निचली एरियाज हैं, तो वहाँ से बंदों को निकालने के लिए, सिविलियंस को निकालने के लिए हमारे पास इन्फ्लेटेबल बोट्स भी हैं। उसके अलावा अगर किसी को ऐसी ज़रूरत पड़े तो हमारे जितने रेस्क्यूअर्स हैं सभी ट्रेंड मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। तो अगर किसी को बिफोर सेंडिंग टू हॉस्पिटल उनको किसी को पीएचडी की जरूरत है, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की, तो वो भी हमारे रेस्क्यूअर्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, अब यास पर की तैयारी में एक और अपडेट आया है। जैसे कि सत्यजीत बता रहे थे कि चांदबाली और धामरा इसके बीच में साइक्लोन यास का लैंडफॉल होगा, यानी कि वो तट से जाकर टकराएगा। और कहा जा रहा है कि जो इसकी आंख है, इस चक्रवाती तूफान की जो आंख है, वो 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में कल ये पास करेगी और ये भारत के ऊपर से। और विंड स्पीड जो होगी, बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं समुंदर पर चल सकती हैं। जब तक ये तट पर आएंगी तब ये 70-80 किलोमीटर तक शायद कम हो जाए, लेकिन अनुमान है कि बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। और ईस्ट मेदिनीपुर और साउथ 24 परगना, साउथ 24 परगनाज बंगाल में जो हैं, दक्षिण 24 परगना, वहाँ पर कम से कम 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। कल सुबह करीब 8 बजे ये लैंडफॉल की बात कही गई है। और कलकत्ता में भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ये अपडेट अभी आया है और मैं आपको यहाँ अखाड़ा में लाइव अपडेट जो है मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में एनडीआरएफ की टीम ने समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। यास तूफान की वजह से इन लोगों को खतरा था, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम एक निचले इलाके में पहुंची और करीब 50 लोगों को शेल्टर होम भेज दिया गया है, क्योंकि यास तूफान के अगले 24 घंटे में ओडिशा के तट से टकराने की उम्मीद है और जिसके बाद तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। 21 तारीख से हमारा टीम सेकंड एनडीआरएफ कोलकाता से 2 टीम यहाँ पर आया। इस मेदिनीपुर में हम गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि इस जो बहुत तेज तूफान आ रहा है, इससे प्रति लोग सतर्क होकर अपने समय से सुरक्षित जगह पर चले जाए और कोई भी नुकसान से बच सके। तो अखाड़ा में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपको बता दूं कि कल सुबह 8 बजे लैंडफॉल का अनुमान है, वो भी चांदबाली और धामरा, ओडिशा के ये बालासोर से लगकर हैं, ये पोर्ट्स हैं, ये तटीय इलाके हैं, यहाँ पर लैंडफॉल की उम्मीद है। और हवाएं बहुत तेज़ चल सकती हैं, 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हवाएं चल सकती हैं। और 11 से 1 बजे के बीच में जो है इस तूफ़ान की आंख जो है ये गुजरेगी उन तटीय इलाकों से और फिर ये तूफ़ान पूरी तरह से लैंड पे आ जाएगा, यानी तटीय इलाकों पे आ जाएगा समुंदर से निकलकर। लेकिन बहुत तेज़ हवाएं चलने का अनुमान है। कोलकाता में भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में। अब तक आपने ब्लैक फंगस और वाइट फंगस का नाम सुना है, लेकिन अब बहरूपीय फंगस का एक पीला जहर भी और एक पीला फंगस, येलो फंगस के नाम से भी ये सामने आया है। जी हाँ, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस के बाद येलो फंगस का मामला सामने आने के से हड़कंप मच गया है। गाजियाबाद के एक मरीज में येलो फंगस पाया गया। सवाल ये है कि ये येलो फंगस कितना घातक है, ये इंसान को अपनी चपेट में कैसे लेता है और क्या इस पीले जहर से बचने का कोई तरीका है कि नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में येलो फंगस की दस्तक। एंडोस्कोपी टेस्ट करने से मुझे पता लगा कि उसमें येलो फंगस भी है। फंगस की फांस से मचा कोहराम। जो कोरोना से ठीक हुए और कितने मरीज हैं, इसके लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है।
कोरोना से ठीक होने वाले कुछ मरीज अब जानलेवा फफूंद का शिकार हो रहे हैं। वायरस को मात देने के बाद सैकड़ों लोग फंगस की वजह से गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं। देश में ब्लैक और व्हाइट फंगस जिस तेजी से पैर पसार रहा है, उसने सिस्टम की नींद उड़ा दी है। कोरोना के साथ फंगस के नए मामलों ने दोहरी मुसीबत खड़ी कर दी है। हालांकि राज्य और केंद्र सरकारें फंगस की चुनौती से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम कर रही हैं, लेकिन मुसीबत का सबब यह है कि इस संकट काल में येलो फंगस नाम के एक नए संकट ने भी दस्तक दे दी। राजधानी दिल्ली के करीब गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला केस सामने आया है। यहाँ एक मरीज में 3 तरह के फंगल इन्फेक्शन होने की जानकारी मिली। इस मरीज में ब्लैक और व्हाइट फंगस के साथ येलो फंगस का संक्रमण पाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक मरीज में ब्लैक और व्हाइट फंगस के लक्षण नहीं थे। सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक, लेकिन मरीज का एंडोस्कोपी किया गया तो पता चला कि उसे ब्लैक और व्हाइट के साथ येलो फंगस भी है, जिसके बाद मरीज का फौरन ऑपरेशन किया गया। अभी आज सुबह ही डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बताया कि ब्लैक, येलो, वाइट तीनों कहा है। उसने एक्सट्रीम वीकनेस बताई है जो कि वाइट फंगस में और ब्लैक फंगस में नहीं मिलता है। उसके साथ साथ वो सारे सिम्टम बताए हैं जो वाइट फंगस और ब्लैक फंगस में थे। और वो सीटी स्कैन जो मेरे पास लेकर आए थे, सीटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल था। उनको मैंने बोला कि जब आपको बहुत वीकनेस है तो मैं आपका एंडोस्कोपी टेस्ट करता हूँ। एंडोस्कोपी टेस्ट करने से मुझे पता लगा कि उसमें येलो फंगस भी है, उसमें वाइट फंगस भी है, उसमें ब्लैक फंगस भी है। उसको इमीडिएटली ऑपरेट किया गया। येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। येलो फंगस शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। फंगस का असर जैसे जैसे बढ़ता है, मरीज का वजन तेजी से कम होने लगता है और ये काफी घातक हो जाता है। इसमें घावों से मवाद का रिसाव होने लगता है और सबसे बड़ी बात यह है कि घावों के ठीक होने में बहुत समय लगता है। येलो फंगस के लक्षणों में सुस्ती, कम भूख लगना या बिल्कुल भी भूख न लगना और वजन कम होना देखा जा रहा है। येलो फंगस है वो इसलिए खतरनाक साबित हो सकता है कि उसमें जो घाव हम बनाते हैं उसकी सफाई करने के लिए उसको हीलिंग होने में बहुत समय लग जाता है। वो घाव रिश्ता रहता है, उससे खून रिश्ता रहता है। लेकिन जो वाइट और ब्लैक फंगस हैं, इनके घाव धीमे धीमे समय के साथ बढ़ते रहते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक येलो फंगस काफी खतरनाक है, लेकिन एहतियात बरतकर इससे बचा भी जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक सबसे पहले लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए। कुपोषित लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है और ऐसे लोगों में फंगस अटैक करते हैं। खुद की और अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक गंदगी ऐसे फंगस को न्योता देती है। इसके अलावा बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहनें और मास्क को नियमित रूप से धोएं भी। गंदे मास्क पर फंगस का खतरा ज्यादा होता है। आप लोग इन चीज़ों से दहशत में ना आए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी यौगिक एक्सरसाइज करते रहें, खाने पीने का ध्यान रखें। बाहर जब निकलते हैं तो मास्क ज़रूर पहनें और अपने मास्क डेली चेंज करते रहें, क्योंकि मास्क को अगर हम साफ़ नहीं करेंगे, हमारा जो सांस की हवा उसमें जाती है तो उससे भी हमारे मास्क में भी फंगस होने का डर रहता है। अगर हम अपने आप को साफ रखेंगे, अपने आसपास के एरिया को साफ रखेंगे तो इस तरह की बीमारी नहीं होगी। गाजियाबाद के ईएनटी स्पेशलिस्ट की माने तो उन्होंने अपने करियर में पहली दफा येलो फंगस देखा है। हालांकि जिला प्रशासन ने अब तक येलो फंगस के किसी केस की सूचना मिलने से इनकार किया है।